नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एडिटोरियल के अंदर। आज 23 सितंबर है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है वह हमारा द हिंदू से आर्टिकल है, जिस आर्टिकल के अंदर कहीं कहीं जो हमारे जो लोकतंत्र के अंदर सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों की विफलता बताई गई है। किस प्रकार से जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है वह वर्तमान में विफल होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल ज़्यादातर पॉलिटिकल लिया गया है, जैसे कांग्रेस का जिक्र किया गया है, मगर वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमारे लिए जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है वह लिए हमारे लिए क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल में क्या कहता है, सबसे पहले भी वर्तमान में सत्ता के केंद्रीकरण, एक विदेश नीति में जनता की राय का न मानना और मीडिया का केंद्रीकरण और अर्थशास्त्र में कॉर्पोरेटिव नियंत्रण का बढ़ना इत्यादि लोकतंत्र के लिए अधिक संकट है। यानी किस प्रकार से इसके अंदर बताया गया है, जो जिस प्रकार से सत्ता का केंद्रीकरण हो जाता है, यानी सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में हो या एक पक्ष के हाथ में हो, तो किस प्रकार से हमारा जो लोकतंत्र है वह प्रभावित होता है। ठीक है, आगे कहता है भी जो जैसे कि विदेश नीति के अंदर भी कि जनता की भागीदारी ना हो, यानी विदेश नीति किसी विशेष पर्सन या किसी विशेष दल के अनुसार चलती हो, या जनता की भागीदारी यानी पूरी संसद के अंदर जो हमारे प्रतिनिधित्व है उनकी भागीदारी न ली जाए, या उनकी विचारधारा या उनके विचार उसमें न लिए जाए, तो किस प्रकार से हमारा लोकतंत्र भी विफल हो जाता है। ठीक है, आगे इसके अंदर मीडिया की भूमिका बताई गई भी जो मीडिया का केंद्रीकरण, यानी मीडिया भी कहीं ना कहीं जब किसी एक दल या किसी एक पक्ष में हो जाए तो उससे भी क्या होगा, हमारा लोकतंत्र प्रभावित होगा। क्योंकि लोकतंत्र के लिए ये जो मूल जो उद्देश्य हम कहते हैं, जैसे मीडिया है, जो दबाव समूह है, विपक्ष का किस प्रकार का इसके अंदर भागीदारी है, तो ये सब हम इसके अंदर देखते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो अर्थव्यवस्था है वह कहीं ना कहीं जो कॉर्पोरेटिव क्षेत्र है उनके हाथ में होना। जो हमारी जो कहीं कहीं जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसके अंदर जो कॉर्पोरेटिव यानी हमारे जो सरकार भी इसके अंदर हिस्सेदारी रखती है, मगर जब संपूर्ण का संपूर्ण कहीं ना कहीं जो कॉर्पोरेटिव हिस्सा होता है या जो निजी क्षेत्र होते हैं उसका अगर प्रभाव बढ़ता जाता है तो गरीब तबका होता है जो समाज का, वह दिनों दिन और गरीब होता जाता है और वह समाज की मुख्य धारा से पिछड़ जाता है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है भी जो सत्ता में जो बैठे हैं उसमें विपक्ष का होना उतना ही मजबूत है जितना कि सत्ता पक्ष का, क्योंकि जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा जो लोकतंत्र के जो मूल सिद्धांत है उन वो क्या होंगे, प्रभावित होंगे, और जो हमारा जो लोकतंत्र है वह कहीं ना कहीं राजतंत्र में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आगे कहा भी ये हमारी जिम्मेवारी है, किनकी, जो भारत के नागरिक है उनकी ये जिम्मेवारी है। क्या जिम्मेवारी है, राज्य के अलोकतांत्रिक कार्य, यानी राज्य जो अलोकतांत्रिक कार्य करता है, यानी जो कह सकते हैं हमें जो कहीं ना कहीं एक जो बहुदल प्रकार की होती है जिसमें अपने पक्ष में निर्णय लिए जाते हैं, तो उसके पक्ष में दबाव समूह का कार्य करें, तो ये किसकी जिम्मेवारी है, ये हमारे नागरिकों की जिम्मेवारी है। जो सरकार है या कोई दल है वह अलोकतांत्रिक कार्य करता है तो उसके प्रति हमें जागरूक होना चाहिए, और साथ ही साथ हमें उसके जो उनका भी प्रचार भी करना चाहिए, तो वो लोगों ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जा सके, जागरूक किया जा सके। क्योंकि जो राजनीतिक नेताएं होते हैं वह अपने हितों का प्रचार को प्रोत्साहित कर सकते हैं। अभी जो राजनीतिक दल होते हैं, राजनीतिक जो नेताएं होते हैं, वह अपने हितों को ध्यान में रखते हुए कई बार क्या करते हैं भी जो इस प्रकार के जो निर्णय है, जो अलोकतांत्रिक निर्णय वह अपना लेते हैं, जिससे क्या होगा भी जो भारत का जो लोकतंत्र का जो मूल भावना है वह क्या होगी, प्रभावित हो सकती है। इसमें आगे एक जिक्र किया गया था, हाल ही में जो G7 का एक सम्मेलन हुआ था, इसमें 4 आमंत्रित सदस्य भी थे। उन्हें लोकतांत्रिक की संस्था के में गिरावट के प्रति संचेत के लिए कौन सा, एक रेजिडेंस डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है, स्टेटमेंट अपनाया था 2022 के अंदर। ठीक है, तो किस लिए भी, किस प्रकार से जो लोकतांत्रिक देश है उनके अंदर जो लोकतंत्र का जो स्तर है वह दिनों दिन गिरता जा रहा था, उसका क्या करना है, संभालना है, और उसके प्रति जागरूकता हमें फैलानी है। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है भी हम देख लेते हैं भी लोकतंत्र को बचाने के लिए कौन कौन से सुझाव हो सकते हैं। क्या कहते हैं भी लोकतांत्रिक कामयाबी के लिए जरूरी है कि सरकार अपने निहित स्वार्थों के ऊपर उठकर जनता की आकांक्षा को पूरा करने की कोशिश करे, और विकास में तमाम दावों के बावजूद देश की गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और बेहद ही गंभीर समस्याएं हैं और है, तो इनका हमें क्या करना चाहिए, समाधान करना चाहिए इन सरकार को। आज़ादी के 71 सालों बाद भी करोड़ों लोग दयनीय जीवन जीने के लिए क्या है, विवश है। ठीक है, तो हम देखते हैं भी जो आज भी हम देखते हैं भी भारत में बहुत सारी झुग्गियां हैं, लोगों को खाने के लिए हम 2 वक्त की खाना भी बयान कह सकते हैं भी हम उनको नहीं प्रोवाइड होता है। साथ ही साथ जो बुनियादी सुविधाएं, उनको रहने के लिए अच्छे घर नहीं है, उनके पास अच्छा पेयजल नहीं है, तो काफ़ी जो मूलभूत सुविधाएं वह भी उनको प्रोवाइड अभी तक नहीं हो सकी है। ठीक है, फिर आगे कहता है जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका
लोकतंत्र के शासन पद्धति के ही अंग है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जब इनको तीनों का जब हम कहते हैं भी जब समन्वय के साथ अगर कार्य करती है तभी एक सुदृढ़ लोकतंत्र का विकास हम कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों में अव्यवस्था का बोलबाला है, यानी तीनों ही ऐसे जिसके अंदर दिनों दिन क्या हमारी जो अव्यवस्था बढ़ती चली जा रही है। जनता की भागीदारी की कमी की वजह से हमारा लोकतंत्र महज एक चुनावी तंत्र बनकर रह गया है। ठीक है, जहाँ लोकतंत्र में लोगों की भलाई होती है, लोगों के प्रतिनिधित्व कार्य करते हैं, मगर आज का जो समाज है कहीं ना कहीं चुनावी का कह सकते हैं चुनावी लोकतंत्र बन के रह गया है। यानी जब चुनाव आते हैं तभी किसी प्रकार लोगों की गरीबी, भूखमरी जैसे कि मुद्दों को उठाया जाता है, बाकी समय में इन मुद्दों को शांत कर दिया जाता है। ठीक है, चुनाव में मतदान का प्रयोग एक अधिकार रूप ही नहीं है और वह कर्तव्य भी होता है। जो चुनाव में जिस प्रकार से हम मत करते हैं तो वह हमारा अधिकार ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी होता है भी किस प्रकार एक हम जिम्मेवार नागरिक को या जिम्मेवार व्यक्ति को सत्ता पर आश्रित करें। ठीक है, अगला कहता है भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर बुनियादी सवाल कहीं पीछे छूट गए हैं और लोकतंत्र की जनता की भागीदारी को और लोकतांत्रिक संस्कृति का विकास करने के लिए पहले बुनियादी समस्याओं का हल करना जरूरी है ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाया जा सके। क्योंकि जब तक हम हमारी मूलभूत आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाते तब तक हमें अपनी जो यानी लोकतंत्र की समस्या है उसका हल हम नहीं कर पाएंगे। ठीक, अगला जो आर्टिकल वह भी हमारा हिंदू से अंदर है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं ये एक हाल ही के अंदर है जो एक सम्मेलन हुआ था हमारा जो धर्मशाला के अंदर है, जो किस इसमें कहा गया था कि किस प्रकार हमें जो पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं जो पर्यटन है वह अर्थव्यवस्था या हमारी जो तो इसमें कहा भी किस प्रकार से हमें पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए और कौन कौन सी चुनौतियां हमारे अंदर हमें सामना कर रहे हैं किससे, पर्यटन से संबंधित। ठीक है, तो देखते हैं। कहता है भी इसमें हिमालय के जो धौलाधर पर्वत के राज्य पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई जिसमें भारत में पर्यटन को विकसित करने के तरीकों के तंत्रों पर चर्चा की गई, बहस की गई, विचार विमर्श किए गए और अपनी तरह की यह पहली बैठक थी। ठीक है, तीनों दिनों तक चली यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपूर्ण भारत पूर्ण सरकार दृष्टिकोण से प्रेरणा लेकर धर्मशाला घोषणा पत्र का सह विकास किया गया जो विभिन्न सरकारी खामियों को कामकाज करने और उनके तालमेल के माध्यम से प्रोत्साहन करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, तो ये जो कहीं न कहीं जो किस प्रकार से पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, कौन कौन सी हमें खामियां हैं, ठीक है, तो किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता है ताकि हम पर्यटन को बढ़ावा दे सकें। ठीक है, क्योंकि पर्यटन से जो बढ़ावा होता है तो उससे कहीं न कहीं वहाँ के स्थानीय लोगों से लेकर पूरे देश तक को इससे क्या होता है, फायदा होता है। ठीक है, साथ ही साथ जो हमारा जो पर्यटन है कहीं न कहीं आर्थिक रूप से तो हम इससे सक्षम होते ही हैं, साथ ही साथ हम इससे एक सॉफ्ट पावर के रूप में भी उभर कर सामने आते हैं। जिस प्रकार से हमने जो कल एक आर्टिकल देखा था जो सॉफ्ट पावर से संबंधित था, तो पर्यटन भी कहीं न कहीं ये कहीं न कहीं क्या भी लोगों को उस देश की संस्कृति की तरफ आकर्षित करता है, क्योंकि वहाँ का जो पर्यटन अगर अच्छा है तो वहाँ लोग आना ज़्यादा पसंद करेंगे। ठीक है, तो जिससे क्या होगा भी एक देश क्या होगा भी एक सॉफ्ट पावर के रूप में यानी उभरता चला जाएगा और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आने की भी संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है, फिर उसके साथ भी क्योंकि जब पर्यटन बढ़ावा मिल रहा है तो हमें वहाँ पर विकास भी होता है और जब विकास होता है तो देश की स्वास्थ्य जैसी समस्याएं हैं, ठीक है, जो शिक्षा जैसी समस्याएं हैं या कुछ और अन्य जो सब बुनियादी सुविधाएं हैं उनमें भी क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। ठीक है, उनको भी धीरे धीरे जब विकास होता है तो वह क्या होती है, कम होनी शुरू हो जाती है। साथ ही साथ क्या होता है भी जब पर्यटन आता है तो कहीं ना कहीं जो हमारे जो सांस्कृतिक संबंध है या सांस्कृतिक हमारी जो संस्कृति है वह भी क्या करती है, ब्रॉड लेवल या बड़े लेवल पर विदेशों में पहुँचती है और हमारी जो संस्कृति के जो मूल्य हैं वह बहुत ही अच्छे लेवल पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इससे जो माइग्रेशन की जो स्थिति है जिसको हम प्रवास बोलते हैं वह भी क्या होती है, कम होती है। क्योंकि अगर हम देखते हैं भी जो क्योंकि लोग गांव से शहरों की तरफ जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आज की दुनिया आज के टाइम में, तो इससे क्या होगा भी अगर पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा तो जो चीज़ें उनको शहर में मिलती थी वैसी ही सुविधा उनको गाँव में मिलने शुरू हो जाएंगी और साथ ही साथ उनकी जो आर्थिक स्थिति है मजबूत होगी, जिससे जो प्रवास है वह क्या होगा, दिनों दिन कम होता जाएगा। प्रवास क्योंकि लोग शहरों की तरफ आकर्षित न होकर गांव में रहना पसंद करेंगे क्योंकि उनकी जो आर्थिक ज़रूरतें हैं वह उन पर्यटन के माध्यम से वहाँ उसकी क्या कहते हैं, पूरी हो जाती है। ठीक है, भारत के अंदर हम देखें तो जो भारत है, भारत के अंदर हम देखते हैं भी लगभग पूरा का पूरा 12 के 12 महीने कह सकते हैं भी पर्यटन के लिए पूरा हमारा जो मौसम है वह क्या है, अनुकूल है। ठीक है, तो हम जो हर महीने में हम क्या कर सकते हैं, जो पर्यटन की हमारी संभावनाएं हैं, यानी जो पर्यटन व्यापार है हमारा जो पर्यटन का क्षेत्र है उसमें किसी भी प्रकार का या किसी भी समय हम ये नहीं कह सकते भी इस समय हमारा जो पर्यटन क्षेत्र है वह नहीं चल रहा है या पर्यटन में कम हो सकता है, क्योंकि जो 12 के 12 महीने में हमारे ऐसा मौसम है भी कहीं ना कहीं पर्यटन की संभावनाएं बनी रहती है। ठीक है,
साथ ही साथ इसके अंदर आगे कहा गया है आर्टिकल के अंदर पर्यटन के लिए कुछ चुनौतियां भी हैं। तो चुनौतियां कौन कौन सी है? सबसे पहली जो चुनौती आती है वह आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी जो जो हम कहते हैं बुनियादी ढांचे की। यानी जब तक हम किसी प्रकार का जो हमारे पास पर्यटन स्थल है, अगर हम उसको अच्छे से विकसित नहीं कर पाते हैं, हमारे पास वहाँ पर अच्छे संसाधन नहीं है, या पर्यटन को लुभाने के लिए या उन्हें लेने के लिए या उनको वहाँ तक पहुँचाने के लिए कुछ अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है, तो किस प्रकार से हम पर्यटन को बढ़ावा दे पाएंगे? क्योंकि इसके लिए हमें कनेक्टिविटी या जो बुनियादी ढांचे हैं वह विकसित करने होंगे। साथ ही साथ वहाँ पर जिस प्रकार के उनके रहने के लिए जो होटल्स हैं, ठीक है, उनके खाने की व्यवस्था करना है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो नॉर्मल उनके पास जो व्यवस्थाएं होगी, तभी पर्यटन वहाँ पर बढ़ावा होगा, ठीक है, क्योंकि उनको वहाँ पर जो मूलभूत चीज़ें हैं वह वहाँ पर उनको मिल जाती है। साथ ही साथ इसके हम देखते हैं अभी जो जिस प्रकार से जैसे जैसे हमारा पर्यटन बढ़ता जाएगा, तो हमारा जो पर्यावरण है उसमें भी प्रभाव यानी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो इसको भी कंट्रोल करने के साथ साथ वहाँ पर हम जैसे जिस प्रकार से कचरा फैलता है, तो हम डस्टबिन जैसी सुविधा को दे सकते हैं, जिससे हमारा कचरा एक जगह स्टोर हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ क्या अभी ज़्यादा जनसंख्या ना हो, इसके लिए हम कुछ यानी हम सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं। अभी हम जो पर्यटन के लिए इन इन जगहों में इतनी जो कह सकते हैं विमान मैन पावर या फिर जो वुमेन जा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की समस्या भी वहाँ पर आ सकती है, ठीक है। साथ ही साथ क्योंकि जो जहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, तो पेड़ पौधों की भी कटाई हो सकती है, तो उसका भी हमें विचार करना है कि जिन पेड़ पौधों की कटाई हो रही है तो उनकी जगह पर नए पेड़ पौधे लगाने भी ज़रूरी है, ठीक है। साथ ही साथ हम देखते हैं भी जो लोगों के अंदर स्किल की जो भावना है, यानी वहाँ पर अच्छी गाइडेंस नहीं होती। अगर वहाँ कोई पर्यटन स्थल आता है, दूसरे देश से आता है, जिसको स्थानीय भाषाएं नहीं आती है, तो एक अच्छे गाइड का न होना भी कहीं न कहीं पर्यटन को क्या करता है, हतोत्साहित करता है। तो वहाँ पर एक अच्छा कह सकते हैं लोगों को स्किल देना भी हमारे लिए क्या हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है, ताकि हम यानी इसको बढ़ा सकें। और कनेक्टिविटी का हमने देख ही लिया, क्योंकि जो कनेक्टिविटी है, जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी, जैसे दिल्ली से पर अगर कोई पर्यटन आता है और उसको पास के किसी गांव या कहीं पर पर्यटन की कुछ जगह बनाई गई है, अगर वहां तक पहुंचाने के लिए उसके पास अच्छे साधन नहीं होंगे, तो वह किस प्रकार से हमें पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। आगे इसमें क्या भी जो विश्व पर्यटन दिवस जो कब है 27 सितंबर को बनाया जाता है, कि अवसर पर धर्मशाला घोषणा पत्र विकसित किया गया था, ठीक है। बाकी ये चीज़ हमने सारी की सारी देख ली, किस प्रकार से हमें घरेलू और वैश्विक स्तर पर पर्यटन को क्या करना है, बढ़ावा देना है, ठीक। ये जो कुछ चुनौतियां हैं जो देख लिए, जो जैसे अवसंरचना की कनेक्टिविटी हमने देख ली है, ठीक है। प्रचार एवं मॉनिटरिंग की, क्योंकि जो हम कोई चीज़ बनाई है उसका प्रचार भी यानी उसकी मार्केटिंग करनी भी जरूरी है। तब जब तक लोगों को ये पता नहीं चलेगा भी वहाँ पर कौन कौन से पर्यटन स्थल है, तब तक हम पर्यटन को बढ़ावा नहीं दे सकते। कौशल की कमी हमने देख ली भी, किस प्रकार लोगों में कौशल के कारण भी पर्यटन को प्रभावित होता है। साथ ही साथ जो पर्यटन की जो क्षमता की सीमित प्रयोग है, इसमें के अंदर कहा गया भी विश्व आर्थिक मंच यानी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यात्रा में पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक में रिपोर्ट 2019 में शामिल 140 देशों में भारत का जो सांस्कृतिक स्थान और व्यावसायिक यात्रा में 8वां स्थान है, और प्रतिस्पर्धी में कौन सा 13वां स्थान है, और प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणी में 14वां स्थान है। यानी हम देख सकते हैं भी किस प्रकार हमारे पास जो पर्यटन के साधन है उपलब्ध है, ठीक है। तो क्योंकि हम देश की जो मुख्य यानी हम कह सकते हैं टॉप 10 कंट्रियों के अंदर आते हैं भी, जिनके पास जो प्राकृतिक रूप से ऐसे संसाधन है जो पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है। अगला जो आर्टिकल है वह हमारा दैनिक जागरण से संबंधित है, जिसमें कहा भी संयुक्त राष्ट्र में कैसे भारत की भूमिका बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। तो आर्टिकल में हम सबसे पहले देखते हैं जो हम कह सकते हैं भी अभी हाल ही में जो न्यूयॉर्क में जो यूएन का जो सम्मेलन हो रहा है, जिसका जो भारत का प्रतिनिधित्व तो भारत के जो विदेश मंत्री है कौन, जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है, वह कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या है भी जो सारा जो हम कह सकते हैं जो वहाँ की जो कंट्री है, उन्होंने जो क्या है भी भारत को स्थायी सदस्यता के रूप में समर्थन दिया है, जिसमें विकसित राष्ट्र हुए, जैसे हमें जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जो बाइडेन जी, उन्होंने भी क्या कहा था, जो भारत का जो स्थायी सदस्यता का समर्थन किया था, ठीक है। तो जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी जो विदेश मंत्री थे, उन्होंने जैसे 3 चीज़ें बताई हैं संयुक्त राष्ट्र में सुधार से संबंधित। तो उन्हें सबसे पहले कहा भी तो हमें जो राजपथ है, ठीक है, तो उस पर क्या करना चाहिए, हमें भरोसा करना चाहिए, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा भी हमें तय करना होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं, जो संयुक्त राष्ट्र का जो प्रभाव है वह किस तरफ चलता जा रहा है, उसका जो झुकाव है वह किस तरफ से हो रहा है, जो हमारी जो हम कह सकते हैं जो दुनिया है वह किस ओर जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा भी जो विश्व है उसमें एक रोमांचक परिवर्तन चले आ रहे हैं, जिस प्रकार के जो आज विश्व के अंदर परिवर्तन चले आ रहे हैं, जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहे हैं, तो उसी प्रकार से हमें संयुक्त राष्ट्र के अंदर सुधार करने की भी क्या है, आवश्यकता है। साथ ही साथ इसके अंदर कहा गया है अभी जो आतंकवाद है उस पर भी हमें शून्यता पर रोक लगानी होगी, ठीक है, और आतंकवाद की परिभाषा को भी हम निर्धारित करना होगा, ठीक है।
हम देखने जो वीटो पावर थी, उन्होंने भारत की स्थायी सदस्यता का क्या किया है, समर्थन किया है। ठीक है, फिर इसके अंदर आगे इसके अंदर कहा गया भी जो भारत है उसको भी इसके लिए साल भर प्रयास करना चाहिए। भी ऐसा नहीं है भी जब ये संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन होता है तभी भारत की स्थायी सदस्यता की बात आती है, मगर हम जो पूरे साल इस पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं करते हैं तो इससे क्या होगा भी कहीं न कम उतना मजबूती से हम अपनी बात को नहीं रख पाएंगे जितना कि हमें रखना होगा। मगर जब हम पूरे साल प्रयास करते हैं इसके लिए, देशों के अपने साथ मिलाते हैं, या जो कुछ देश तो वीटो पावर की जो और जैसी संगतियाँ हैं उनको अपने साथ ले आते हैं, तो भारत की स्थायी सदस्यता का जो रास्ता है वो और साफ हो जाएगा। साथ ही साथ जो संयुक्त राष्ट्र के अंदर स्थायी सदस्यता का कहीं ना कहीं योग्यता रखती है, तो उनका भी यानी समय समय पर क्या होना चाहिए, सम्मेलन होना चाहिए या उनके बीच में मीटिंगें होनी चाहिए ताकि आगे की राह को निर्धारित किया जा सके। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर जो यूएन का जब कहते हैं भी, जो यूएन का एक एग्जाम्पल लिया गया भी, जब यूएन सबसे पहले क्या थी, हम कहते हैं उसको लीज ऑफ नेशन थी, मगर जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो तब इसका नाम चेंज करके संयुक्त राष्ट्र कर दिया गया और उसमें कुछ सुधार किए गए। तो इसमें कहा है कि क्या यूएन में सुधार इसी तरह हो सकते हैं जब देश में या विश्व में कोई महत्वपूर्ण घटना हो या कोई बड़ी घटना हो, क्या तभी सुधार होंगे या पहले भी सुधार करने इसमें ज़रूरी है? क्योंकि जो यूएन में सुधार पहले हुए थे वह कब हुए थे, जब दूसरा विश्व युद्ध था, बहुत बड़ी घटना थी। तो ये भी कहीं न कहीं एक व्यंग्य किया गया है इसके ऊपर भी, क्या सुधार आप तभी करोगे जब कोई बड़ी घटना इसके अंदर होगी। ठीक है, साथ ही साथ इसमें आगे कहा भी जो भारत है, यानी जो भारत कहीं ना कहीं सबके जो रचनात्मक सबके हम विकास के साथ चलते हैं, यानी सबको साथ में लेकर हम चलते हैं। जो भारत ने अभी हाल ही में जो अपने जो जिस प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, क्या उनसे जिस प्रकार से हमने जो गरीबी उन्मूलन से संबंधित कदम उठाए हैं, भूखमरी से संबंधित हमारे जो हमने कदम उठाए हैं, क्योंकि एक समय था जब भारत अपनी खाद्य जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता था, जबकि हम आज देखते हैं भी भारत कहीं ना कहीं विश्व के अंदर हम जो खाद्य पदार्थ है उनका निर्यात करता है और बड़ी मात्रा में निर्यात करता है। ठीक है, जिस प्रकार के हमने जो पर्यावरण से संबंधित जो कदम उठाए हैं, ठीक है, इन समस्याओं को समझने में किस प्रकार से हम सफल हुए हैं और उनका जो समाधान करने में हम कहाँ तक है सफल हुए, तो इस हिसाब से जो भारत का जो प्रभाव है वह भी क्या दिनों दिन क्या होता है, बढ़ता जाता है। और जिससे हम कह सकते हैं जो भारत है वह स्थायी सदस्यता का क्या है, हकदार है। फिर आगे अंदर जो कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल हम कोविड-19 का भी ले सकते हैं भी, किस प्रकार से हम जो कोविड-19 के अंदर भारत ने प्रतिनिधित्व किया था। भारत ने सबसे पहले अपने जो नागरिक थे उनको जो कोविड-19 की जो वैक्सीन की थी, जो डोज उपलब्ध करवाई थी, और किस प्रकार ने हमने कोविड को क्या कर रहे थे, बाकी देशों से ज़्यादा फैलने से रोका था। ठीक है, तो वह भी हो सकता है भी भारत का जो प्रतिनिधित्व भी, जिस प्रकार की भारत जो पावर बढ़ता जाता है, जिस प्रकार की जिम्मेदारियां अब हमारी बढ़ गई है या जिस प्रकार की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, तो हमें भी यानी यूएन के स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए। ठीक है, बाद में इसके जो भारत की सहभागिता भी इसके अंदर जरूरी है, क्योंकि जो भारत को अपना जो निर्णय है वह अपने आधार पर लेना होगा और साथ ही साथ लोगों को अपने साथ में यानी बाकी देशों को भी अपने साथ में लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, एक ये संकट है भी वैश्विक संकट के बीच बढ़ता महत्व। यह आर्टिकल देखते हैं क्या कहता है, वैश्विक संकट के बीच बढ़ती महत्वता। हमने देखा भी कोविड-19 के दौर में जहां पूरी दुनिया संकट में फंस गई थी, वहां पर हम भारत का एग्जाम्पल लेते हैं, तो भारत ने किस प्रकार से इसका यानी क्या लिया था, एग्जाम्पल लिया था। फिर इसके अंदर इस आर्टिकल के अंदर क्या है भी, जो वैश्विक संकट की बात करें तो पिछले साल 7 माह से रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इसका दुष्प्रभाव भी समग्र विश्व पर पड़ता जा रहा है। भी कहीं न कहीं हम देखते हैं भी दो देशों के मध्य में युद्ध हो रहा है, तो जिससे जो हम खाद्य पदार्थ की जो खाद्य की आपूर्ति पूर्णतः नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन से काफ़ी मात्रा में खाद्य का क्या होता था, निर्यात होता था। मगर दोनों जब रूस के और यूक्रेन दोनों ही जब युद्ध में व्यस्त हैं, तो खाद्य की ज़रूरतों का क्या होता है, दिनों दिन जो खाद्य की जो सामग्री है उसके निर्यात या उनकी जो कमी चलती आ रही है। ठीक है, आगे इसके अंदर कहा गया है यह पता चलता है कि शांत जो शीत युद्ध है भी वास्तव में कभी समाप्ति ही नहीं हुआ था। शीत युद्ध मतलब भी दो देश मतलब प्रत्यक्ष स्थल यानी युद्ध के अंदर शामिल नहीं थे, मगर क्या थे वो अपने विकास को दिखा करके या अपने विकास दिनों दिन विकास करके अपनी जो मिलिट्री पावर को बढ़ा करके या फिर अपनी जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ा करके, या हम कह सकते हैं भी जो मूलभूत आवश्यकताओं पूरा न करके कि अन्य आवश्यकताओं को यानी अपने सामर्थ्य को दिखाने के पक्ष में ये नए नए प्रदर्शन करते थे। तो वह युद्ध
अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, क्या अभी उसका अभी वर्तमान समय के अनुसार उसका स्वरूप चेंज हो गया है, मगर वह भी कहीं ना कहीं अभी चलता ही जा रहा है। इसके अंदर जैसे एक एग्जाम्पल लिया गया, जो प्रसिद्ध रूसी लेखक थे जिसका नाम था लियो टाइलोस्ट के प्रसिद्ध उपन्यास जिसके अंदर वार एंड पीस में एक प्रसिद्ध उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा कि यदि हर कोई अपने विश्वास के लिए लड़े तो कोई युद्ध होगा ही नहीं। सिर्फ अपने विश्वास के लिए अगर कोई इंसान लड़ता है तो कोई युद्ध विश्व में होगा ही नहीं, क्योंकि अपने जो हित होते हैं अगर उनको ध्यान, अपने अविश्वास होता है किसी प्रकार का तो इस हिसाब से युद्ध होते हैं, मगर अगर अगर लोग अपने अपने विश्वास पर करें तो किसी प्रकार का युद्ध नहीं होता है। ठीक है, साथ ही साथ कि अभी जिस तरह गुट बनते जा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, अभी कहीं ना कहीं जो शीत युद्ध है वह और ज़्यादा तीव्र होता चला जा रहा है। जैसे गुटबाजी है, ध्रुवीयकरण की आलोक है, या वैश्विक ताकतों के भी का कारण भी हम कह सकते हैं। भी कहीं ना कहीं क्या है, जो वैश्विक ताकत होती है वह कहते हैं भी जो बैकग्राउंड में किसी चीज़ को क्या करती है वह सपोर्ट देती है, जिसकी वजह से इस प्रकार का कृत्य दिनों दिन बढ़ती जाती है और जिससे अविश्वास बढ़ता जाता है और वो अनेक प्रकार के षड्यंत्र भी क्या होते हैं इससे क्या कहते हैं बनते जाते हैं, जिससे हो गया भी जो विश्व है वह कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति की तरफ बढ़ता चला जाता है। ठीक है, आगे इसके अंदर एग्जाम्पल लिया गया, जो राष्ट्रपति जो जेलेक्सी है कि न्यूयॉर्क में जो भारत ने क्या किया था, जो जो राष्ट्रपति है यूक्रेन के, ठीक है, तो उनके जो वर्चुअल जो सम्मेलन था यानी वर्चुअल उनकी जो एंट्री के लिए भारत ने इसके मतदान किया था, अभी उनको वर्चुअली तौर पर आमंत्रित किया जाए, या उनके जो हम कह सकते हैं जो वर्चुअली तौर पर अगर वो मीटिंग को अटेंड करना चाहते हैं तो उनको क्या किया था, उनका समर्थन किया था। ठीक है, तो ये भी काफ़ी यानी सराहनीय माना जाता है भारत की ये जो मत दिया था। भी कहीं न कहीं हम क्या कर रहे हैं, भी जो तटस्थता की नीति को अपनाए हुए हैं, हम देश में यानी विश्व में शांति बनाए रखना चाहते हैं। निश्चित रूप से भारत एक बहुध्रुवीय विश्व के पक्ष में खड़ा हुआ है। बहुध्रुवीय मतलब हमें एक नहीं, हम पूरे विश्व को एक मानकर चलते हैं और हम संपूर्ण विकास पर विश्वास रखते हैं और स्थायी मंडल को प्राप्त करने के लिए सभी क्षेत्रों व सभी आर्थिक स्तरों के बीच विकेंद्रीकृत शक्ति के साथ एक बहुपक्षीय विश्वास व्यवस्था महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र और इसी तरह के संगठनों को समय की आवश्यकता को पहचानते हुए सुधार करना चाहिए और इस तरह के कार्यों में भारत अपनी बड़ी भूमिकाएं निभा सकता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल था, ये भी हमने देख लिया भी किस प्रकार भारतीय जो मुख्य प्रतिनिधित्व करके संयुक्त राष्ट्र के अंदर सुधार की में शुरुआत कर सकते हैं या उसका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।